हेलो बच्चों, हम वित्तान पाठ्य पुस्तक में संकलित आनंद यादव रचित जूझ गद्य का अध्ययन कर रहे हैं। हमने भाग 1 कर लिया है। आज हम भाग 2 करेंगे, लेकिन भाग 2 करने से पहले भाग 1 में क्या आया था पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो लेखक है आनंद और अपनी ही स्टोरी उन्होंने लिखी है। आनंद पाठशाला जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पिताजी जो रतनप्पा है वो उसे पाठशाला नहीं भेज रहे, अपने ही खेत में काम करवा रहे और खुद कभी खेत जाते नहीं हैं। वो बाजारू औरत के साथ समय व्यतीत करते हैं। एक दिन आनंद और उनकी माँ गांव के मुखिया जो दत्ताजी राव है वहाँ गए और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। तब दत्ताजी राव ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को मेरे यहाँ भेजना, मैं उसे समझाऊंगा। पिताजी को बुलावा आया तो पिताजी गए। गांव के मुखिया जो दत्ताजी राव है उन्होंने पिताजी को समझाया और पिताजी मान भी गए। घर आकर पिताजी ने आनंद के सामने एक शर्त रखी कि तुझे पाठशाला तभी जाना है। पाठशाला का समय था 11 से 5 का, तो 11 बजे तक खेत में काम करना है और 5 बजे जब छुट्टी हो जाए तो कभी काम पड़ा तो फिर से खेत में आना है। यह शर्त मंजूर हो तो तुम स्कूल जा सकते हो। तो आनंद ने कहा ठीक है, अगर कभी ज़्यादा काम पड़ा तो स्कूल में गैरहाजिरी भी लगानी पड़ेगी। इसमें भी आनंद ने हामी भरी। आनंद स्कूल जाने लगा। स्कूल में उसका दाखिला 5वीं कक्षा में हुआ, क्योंकि पहले भी वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था और 5वीं कक्षा की एग्ज़ाम नहीं दी थी, इसलिए वो ना पास हुआ था। तो उसी कक्षा में उसका नाम दर्ज हुआ और अब उनके साथ जितने भी बच्चे हैं वो उनसे छोटी उम्र के हैं। देखते हैं अब पाठशाला का अनुभव कैसा रहता है। फिर से 5वीं में जाकर बैठने लगा। फिर से नाम लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वीं नापास की टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी। वह 5वीं के ही हाजिरी रजिस्टर में लिखा रह गया था। पहले दिन कक्षा में गया तो गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं था। मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अक्ल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुंचने पर समझ में आ गई। मन खट्टा हो गया, थोड़ा मैं उदास हो गया। बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। मास्टर कौन है इसका पता ही नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा में कोई संबंध ही नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतज़ार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। कक्षा में सबसे ज़्यादा शरारती के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाते हुए स्वर में पूछा, क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या फिर गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो? मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालूगढ़ी की लाल माटी की रंग में मटमेली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला था। देखिए देखिए तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया। गया अब मेरा गमछा। पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और वो फट जाएगा। मन में मैं ये सोचकर रुआसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर जी की नकल करते हुए उसे उतारकर टेबल पर रखकर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज़ की। इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगा। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमेला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? तो मैंने कहा, मेरा है मास्टर। मास्टर ने कहा, तू कौन है? तो मैंने कहा, मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ। मास्टर ने कहा, गमछा ले जाओ पहले
उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो उन्होंने कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया है। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है, कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं ना, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। मेरे ही पाठशाला में मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा। नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वे भी मुझसे ही भी कमज़ोर है, वे क्या मदद करेंगे। मन उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी। अपना वहाँ कोई नहीं है। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर गुस्सा लगाते थे। पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हुक्क भरने लगता। लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी। इसके कारण उद्यम करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते। एक आध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोक देते। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगा। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। स्वभाव से शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा। दूसरों के सवालों की जांच करता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। हमेशा पहली बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया हूँ मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी है, यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए। अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगे। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे।
मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवा सोंदलेगर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषतः वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्थ थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत, बाभा बोरकर, भारा ताबे, गिरीश कुमार आदि साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते। वे स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपने भी एकाध सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या फिर ढोर चराते अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जी जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करता था। क्यारियाँ पानी से कब की भर गई है इसका भान भी नहीं रहता था। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई न कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है। चांद रात पसरी ते पाढ़री गाया धरणी वरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग बिठा कर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी और वह गाना था केशव करणी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। पहले ऐसा लग रहा था कि कवि कोई आदमी नहीं है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आदमी है। खुद सोंदलगेकर मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हार्ड मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर
मास्टर ने एक कविता लिखी थी। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। तुकबंदी यानी कि कविता की आखिरी में राइमिंग वर्ड होते हैं, वो उन्हें ज़ोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर को दिखाने भी लगा। कविता लिखने के लिए खिस्सा में कागज़ और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होते तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। जब कंठस्थ हो जाती तो पोंछ देता। किसी रविवार के दिन एकाध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता और मैं रात को ही मास्टर के घर कविता दिखाता। वे उसे देखते और शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एकाध पूरी महफिल ही हो जाती। वो मास्टर बताते, कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकार में सूक्ष्म बातें कैसी होती है। अलंकारों का एक भी शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या है, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस दर्जे पर कविता बनाऊं। उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सोदलगेकर मास्टर के बहुत नज़दीक और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजाता रहता है। यहाँ पर हमारा जूझ जो गद्य है वो पूरा होता है। धन्यवाद।